नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे और बात करेंगे दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी की। बता दें आपको कि भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत की सटीक और साहसिक कार्रवाई से पाकिस्तान को लगातार गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान की उकसावेपूर्ण हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी क्रम में भारत ने अब पाकिस्तान की 3 रणनीतिक एयरबेस को निशाना बनाकर मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के जिन 3 एयरबेस को निशाना बनाया गया है वे बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। बता दें आपको कि जिसमें एक रावलपिंडी के निकट है, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सहित उच्च स्तर के वीवीआईपी उड़ान भरते हैं। ये एयरबेस पाकिस्तानी वायुसेना के परिवहन विभाग का मुख्यालय भी है। दूसरा एयरबेस है वह है जहां पर मिसाइल और परमाणु हथियारों का भंडारण किया गया है। तीसरा एयरबेस लड़ाकू विमानों की तैनाती के लिए प्रमुख माना जाता है। इन तीनों ठिकानों को निशाना बनाकर भारत ने पाकिस्तानी सैन्य ढांचे के मर्म स्थल पर चोट की है। पाकिस्तानी ड्रोन अटैक की रणनीति पर काम कर रहा है। पाकिस्तान लगातार इस पर काम कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान की हालिया हरकतें सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान भारतीय रक्षा प्रणाली की कमजोर कड़ियों का आकलन करने के लिए ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स का प्रयोग कर रहा है। ये जानने का प्रयास है कि भारत की वायु रक्षा में कहां पर चूक हो सकती है। पाकिस्तान की ओर से हर ड्रोन की अनुमानित लागत लगभग 50,000 अमेरिकी डॉलर है, जो ये दर्शाता है कि इस योजना में भारी संसाधनों का निवेश कर रहा है। हालांकि भारत की वायुसेना इन सभी प्रयासों को लगातार विफल करने में सक्षम रही है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान बीते कुछ समय से रात के समय इलेक्ट्रॉनिक डेटा एकत्र करने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारतीय रडार वायुसेना की सक्रिय निगरानी का जवाब क्षमता के चलते पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी है। तो पाकिस्तान ड्रोन अटैक की रणनीति पर काम कर रहा है। बता दें आपको कि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों को लगातार अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, अपना नुकसान भी लगातार कर रहा है। साथ ही बता दें कि भारत उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान की हालिया हरकतें सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है और साथ ही पाकिस्तान ड्रोन और इलेक्ट्रिक सेंसरों का प्रयोग भी कर रहा है। ये तमाम हरकतें पाकिस्तान की बता रही है कि देखिए वो सुधरेगा नहीं, वो नहीं सुधरेगा, इसीलिए लगातार जवाब भी यहां से दिया जा रहा है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा जी है, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। और हमारे साथ करोड़ी सिंह जी जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। करोड़ी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करोड़ी जी आपके साथ ही करते हैं। देखिए अभी फिलहाल क्योंकि हर तरफ बैठकों का दौर जारी है सर, ये जो पूरा सिचुएशन है, ये जो पूरा तनाव की स्थिति है, ये किस मोड़ पर जाते हुए आप देख रहे हैं करोड़ी जी? देखिए नेहा, भारत में जिस तरह का अलग अलग एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन है वो मार्वलस तरीके का है। और जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पल पल की फीडबैक ले रहे हैं कि किस स्टेज पे मामला चल रहा है। तो कोऑर्डिनेशन केवल पॉलिटिकल लीडरशिप में नहीं, इवन लोअर लेवल तक। लेकिन कल भारत के सेनाध्यक्ष की कुछ शक्तियां बढ़ाई गई। वो इसलिए बढ़ाई गई कि आजकल जो युद्ध की स्थिति है वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बदल जाती है। इसलिए सेना के जो कमांडर हैं उनके पास थोड़ा पावर ज्यादा होना चाहिए कि वो तत्काल निर्णय ले सके, बात ऊपर से निर्णय लेने का इंतजार न करें। क्योंकि अंतिम निर्णय होता है वो पॉलिटिकल लीडरशिप करता है, सेना उसको एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जब ग्राउंड पे सिचुएशन होती है तो वहाँ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड, अगर आप निर्णय नहीं लेंगे तो उसके बड़ा नुकसान हो सकता है वार के टाइम में। इसलिए कुछ सेना की शक्तियां बढ़ाई गई हैं, बाकी कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत अच्छा है। एक तो सबसे चिंता का विषय मुझे अब लग रहा है वो है कि हमारे कुछ मीडिया चैनल्स हैं वो सेंसेशन क्रिएट करते हैं
सेंसेशन ही नहीं, फेक न्यूज भी चलाते हैं, उससे एक माहौल खराब होता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ हमारे राइवल हैं पाकिस्तान, जो हमारे से लड़ रहे हैं, वहाँ कोऑर्डिनेशन का पूर्णतः अभाव है। इवन पॉलिटिकल लीडरशिप का आपस में भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। प्रधानमंत्री कुछ कहता है, रक्षा मंत्री कुछ कहता है, विदेश मंत्री कुछ कहता है। तो ऐसी स्थिति में अब पाकिस्तान के सामने यह है कि वहाँ निर्णायक कौन है। अंतिम रूप से निर्णायक मुझे लगता है वहाँ सेना है, और सेना की वजह से सेना जो निर्णय लेती है वो ज्यादा संवेदनशील निर्णय नहीं होंगे, और इसीलिए पाकिस्तान जो टारगेट कर रहा है सिविलियन टारगेट कर रहा है। अभी भी भारत इतना ने ध्यान रख रहा है कि मिलिट्री टारगेट किए जाए, और मिलिट्री टारगेट में भी जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको टारगेट कर रहा है भारत। लेकिन पिछले 2 दिन से जिस तरह से पाकिस्तान सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, ड्रोन से, मिसाइल से, और सरहद पे जो कुछ हो रहा है, सरहद के आसपास लोगों को जिस तरह से चिंता है, और लोग मर भी रहे हैं लगातार। तो ऐसी स्थिति में नेहा मुझे ऐसा लग रहा है कि स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी लीडरशिप का एक तरह का संकट सा चल रहा है, और जब लीडरशिप का संकट होता है तो एक अराजक स्थिति हो जाती है। फिर कोई मीनिंगफुल निर्णय वहां नहीं ले सकता, तो फिर वो बहक जाते हैं और कई बार गलत निर्णय लेते हैं, और इसीलिए वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। जी नेहा। जी बिल्कुल, तो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। दिनेश जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ आप, क्योंकि पाकिस्तान ड्रोन अटैक की रणनीति पर काम कर रहा है, और पाकिस्तान की हालिया हरकतें जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुनियोजित रणनीति का हिस्सा बताई जा रही है। इसे किस तरह से देखते हैं? ड्रोन अटैक की रणनीति, इस पर काम किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। अब कितना सचेत रहने की ज़रूरत है, क्या यहाँ से कदम उठाने की ज़रूरत समझते हैं दिनेश जी? नेहा जी, सबसे पहले तो ये ड्रोन की जो है ना, सवाल तो ये उठता है कि पाकिस्तान के पास अचानक इतने ड्रोन कहां से आ गए, जबकि इसने अपना जितना भी आर्टिलरी का बॉम्ब्स और बाकी आर्म्स अम्युनिशन थे वो इसने यूक्रेन को बेचे थे। तो इनके पास अचानक ड्रोन आने का जो मैं समझ सकता हूं कि 7 मई की पहलगाम की घटना के बाद तुर्की से जो है एक एयरक्राफ्ट आया था C-130, तो उसके अंदर ये ड्रोन आए हैं। हालांकि दुनिया को बताने के लिए ये बताया था कि ये कार्गो एयरप्लेन आया है, तो ड्रोन उसके पास से आ रहे हैं। तो इस समय जो है पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है वो चाहता है कि हम भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर से हम अंदर जा सकते हैं, जहाँ से गैप मिल सकते हैं। तो वो इसलिए पिछले 2 दिनों से वो ड्रोन और फतेह मिसाइल से उसने किया है, जिसके उसके हर हमले को जो है भारतीय सेना ने उसको नाकाम किया है। अब इसके साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि उसने अपनी स्ट्रेटजी के अंदर, देखिए उसकी फितरत को देखिए कि वो हमारे तो सिविलियंस को मार रहा है। चलिए ठीक है, हम उसके दुश्मन देश हैं, तो हमारे सिविलियंस इलाके को भी वो टारगेट करा, जबकि हमारी नैतिकता जो हमारे एथिक्स हैं कि हमने सिविलियन इलाके को कभी अभी तक कभी टारगेट नहीं किया। इसके साथ साथ आप देखिए कि हमने जो है अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। तो एयर स्पेस की कुछ इम्प्लीकेशन होती है कि जब युद्ध की स्थिति होती है तो पूरे के पूरे जो सिविल एविएशन होता है उनको डिसअलाउ किया जाता है कि वो अपनी फ्लाइट को जारी रखें, क्योंकि दुश्मन की कार्रवाई के दौरान जो है वो सिविल एयरप्लेन्स जो होते हैं उनके ऊपर उनको भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक अपना एयर स्पेस सिविल एविएशन के लिए नहीं बंद किया, और उनके जहाज जो है पैसेंजर्स को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे अपने नागरिकों के लिए उसके दिलो दिमाग की सुरक्षा की चिंता की भावना है। और दूसरा वो इसलिए वो ये सिविल एयरलाइंस को ऑपरेट कर रहा क्योंकि उसे मालूम था कि जिस समय वो भारत के अगेंस्ट कोई हिमाकत करेगा तो भारत रिटेलिएट करेगा, चाहे बाई एयर करे या किसी और साधनों से करे। तो वो चाहता है कि भारत की रिटेलिएशन के अंदर कोई उसका सिविलियन प्लेन जो है वो हर्ट हो, ताकि वर्ल्ड के सामने वो दिखा सके कि भारत हमें नुकसान कर रहा। अब आ जाते हैं 1 मिनट के लिए आपको जो है ना
पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए साहब, हर एक तरफ ये बात हो रही है वर्ल्ड लेवल के ऊपर कि आप डी एस्केलेशन करें, संयम बरतें, इस युद्ध को रोकें, इस शराब को रोकें, लेकिन पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू जो वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर एक बड़ा स्लोगन सा उठ रहा था कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। तो पाकिस्तान आर्मी की जो है पकड़ जो है पाकिस्तान अवाम के ऊपर बहुत कम हो चुकी है। लोग उनसे दूरियां मना रहे हैं। अभी 3 दिन पहले जो है पीटीआई के वर्कर्स ने जो है एक रैली निकाली थी जिसमें वो इमरान खान की आजादी के बारे में, जो उसको रिलीज करने के बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इमरान खान को पाकिस्तान नहीं चाहिए बल्कि पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है। तो जो मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान आर्मी जो है इस संघर्ष को जल्दी खत्म नहीं करेगी, वो इसको लंबा करेगी ताकि लोगों का, पाकिस्तानी अवाम का ध्यान जो है डाइवर्ट हो और वो पाकिस्तान के अवाम जो है वो आर्मी के साथ जुड़े ताकि आर्मी का, पाकिस्तान आर्मी का दमखम बना रहे। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर से आप देखिए रोजाना क्या घटनाएं हो रही हैं। अभी कल भी उन्होंने कोई इनके 11-12 सिपाही जो मार दिए हैं। तो जो इनका दुर्गति हो रही है अपने लोगों के आंखों में, तो इसलिए वो इस तरफ को कर रहे हैं। दूसरा, अभी नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ये जो है हमारे ऊपर ड्रोन के साथ जो है गैप को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और साइमल्टेनियसली जो है ये टेररिस्ट को भी अंदर लेने की कोशिश कर रहा। अभी या परसों BSF जवानों ने जो है 60 टेररिस्ट मार दिए हैं। तो अगर आप ओवरऑल सिनेरियो को देखते हैं तो पाकिस्तान आर्मी इस समय डेस्परेट हो चुकी है। एंड लास्ट पॉइंट नेहा जी, किसी भी के अंदर हर एक आर्मी को कुछ नैतिक रूल अपनाने पड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी जो पुंछ और उड़ी के अंदर कर रही है वो एक जगह है उनकी कहूटा के अंदर इन्होंने सिविलियन एरिया के अंदर जो है अपने आर्टिलरी और गन फिट कर रखे हैं और वहां से वो आर्मी जो है जो रिलेटिव एक्शन के अंदर जो कर रही है वो सिविलियन टारगेट को अवॉइड कर रही है ताकि किसी प्रकार की कोई कोलैटरल डैमेजेस ना हो। और एक चीज और है, हमारा देश, हमारी भारतीय सेना समझती है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो बशिंदे हैं वो हमारे हैं, वो भारत के हैं, जो इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है पाकिस्तान ने। और अगर आप मुझे इजाजत दे तो 1-2 पॉइंट और हैं बड़े। जी, रखिए सर, रखिए। अच्छा मैडम, देखिए देखिए अब इतना संघर्ष चल रहा है और ऐसे समय के ऊपर अमेरिका ने एक शादी हुई सर आपकी आवाज कट के आ रही है सर। एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं, तब तक हम करोड़ी जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। करोड़ी जी, जिस बात का जिक्र जितना हम समझ सके, उन्होंने कहा कि देखिए ये एक बड़ी बात है कि ड्रोन कहाँ से आ रहे इतने, जो पाकिस्तान 2 वक्त की रोटी के लिए वहां पर लोगों को रोटी नहीं मिल पा रही है, कंगाली की कगार पे था, उसके पास इतने ड्रोन कहाँ से आ रहे हैं? क्या वाकई तुर्की की मदद से ड्रोन पाकिस्तान तक पहुंचाए गए? पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि से IMF ने फिर से कर्ज दे दिया, लोन दे दिया, जबकि भारत के विरोध के बावजूद। तो क्या एक और शक्ति मिल गई पाकिस्तान को कि इस पूरे तनाव को और खींचा जाएगा काफी वक्त तक? देखिए नेहा, आपका लास्ट क्वेश्चन मैं पहले लेता हूँ। आपने IMF लोन के बाद की, वो ऑलरेडी प्रक्रिया में लंबे समय से चल रहा था, केवल फाइनल अप्रूवल होना था। कोई नई प्रक्रिया शुरू करके इस तरह से लोन नहीं दिया है। और वो पाकिस्तान के जिस तरह के माली हालात है, आर्थिक स्थिति थी, उससे उबरने के लिए लगभग सैंक्शन हो चुका था, वो फाइनल अप्रूवल पे था। तो उस समय नॉर्मली कोई भी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है तो वो जो प्रक्रिया लगभग फाइनल हो चुकी है उसको नहीं रोकते हैं। नई प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, उसके लिए भारत डिप्लोमेटिक लेवल पे प्रयास कर रहा है। दूसरा, भारत ये भी प्रयास करेगा कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसकी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को लाया जाए, तो उसके लिए भी भारत प्रयास करेगा।
अब आपके ड्रोन वाले की बात करें, देखिए नेहा, ट्रेडिशनली जब वार होते थे, अभी जो कन्वेंशनल वार, उसमें सरहद पे गोला बारूद यूज होता था, टैंक यूज होते थे, ये होते रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। दूसरा, उसके बाद मिसाइल आई तो मिसाइल यूज होती है। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी है। और ये जो यूक्रेन रशिया वार है और इजराइल हमास वार है, ये लार्ज स्केल यूज हुई है। इसके लिए दो कारण हैं। एक तो यह है कि उसमें ह्यूमन रिसोर्स की ज्यादा जरूरत नहीं होती। दूसरा, ये जेट की तुलना में काफी सस्ते पड़ते हैं। उतना महंगा नहीं है, महंगा तो है, उतना महंगा नहीं है। तो इसकी वजह से ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि ड्रोन अगर आपके गिर भी जाए तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है, लेकिन आपका फाइटर जेट गिर जाता है तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है। और कभी कभी जो जेट होता है उसमें ह्यूमन बीइंग भी होता है, तो उससे ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो जेट अभी अफेक्टिव वार का एक वेपन के रूप में यूज हो रहा है। अब भारत और पाकिस्तान जो यूज कर रहे हैं, देखिए टर्की है वो खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान जो जेट ये ड्रोन यूज कर रहा है विशेष रूप से सिविलियन टारगेट्स को कर रहा है, क्योंकि अदरवाइज भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते आसानी से। तो वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं और पिछले 3 दिन से लगातार वो टारगेट कर रहे हैं। तो वो टर्की सप्लाई कर रहा है। दूसरी तरफ भारत है वो बहुत से देशों से लेता होगा, लेकिन पाकिस्तान ये हाईलाइट कर रहा है कि भारत को इजराइल ड्रोन दे रहा है, और हमने इजराइल में जो वो भारत के 25 ड्रोन गिरा लिए और 30 ड्रोन गिरा लिए। वो पाकिस्तान इसलिए कह रहा है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर इजराइल का नाम आए तो इस्लामिक कंट्री है वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। वो एक रणनीतिक चाल है पाकिस्तान की। तो क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि भारत केवल इजराइल से ही लेता हो, भारत बहुत से देशों से मिलिट्री साजो सामान लेता है, लेकिन वो इजराइल पॉइंट को पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली हाईलाइट कर रहा है, और वो इसीलिए कर रहा है। लेकिन इस्लामिक कंट्री है वो पाकिस्तान का खुलकर समर्थन नहीं कर रहे। वो यही कह रहे हैं कि दोनों मिलकर समाधान करो, डी एस्कालेट करो, आगे एस्कालेट मत करो। लेकिन भारत एस्कालेट नहीं कर रहा है, भारत तो केवल रेस्पॉन्ड कर रहा है। राइट टू रेस्पॉन्स है वो यूएन चार्टर में इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है। तो भारत तो केवल रिटालिएट कर रहा है। जब पाकिस्तान करता है तो भारत को रिटालिएट करना पड़ता है, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया ने वो केवल टेररिस्ट टारगेट को थे उनके, कहीं भी सिविलियन या मिलिट्री इंस्टॉलमेंट को भी टारगेट नहीं किया। तो भारत का उद्देश्य सीमित था कि हमें दो दहशतगर्द हैं उनको खत्म करना है। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान ने शुरू किया, सिविलियंस को टारगेट किया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया, तो भारत के सामने कोई ऑप्शन नहीं है, रेस्पॉन्ड तो करना ही पड़ेगा। बाद में आप इंतजार नहीं कर सकते कि वो करते रहे और आप चुपचाप बैठे रहे, ये स्थिति नहीं होती है। देखिए अच्छी स्थिति, बेस्ट कंडीशन ये होती है हम बात को प्रिवेंट करें, लेकिन जो बेस्ट है वो हमेशा ह्यूमन लाइफ में पॉसिबल नहीं है। सेकंड बेस्ट होता है वो ज्यादा रियलिस्टिक होता है। और सेकंड बेस्ट ये है कि अगर आप पे कोई अटैक कर रहा है, वार कर रहा है, यू शैल हैव टू रेस्पॉन्ड, यू शैल हैव टू रिटालिएट। और भारत वही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहा है। सेकंड बेस्ट इज द रियल बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, भारत तो बार बार कहता है देखिए हम युद्ध नहीं चाहते, हम युद्ध की कंडीशन नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हमें मारेगा तो हम अपना बचाव तो करेंगे ही। दिनेश जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ, और दिनेश जी ये बताइए कि देखिए अब इस कंडीशन में क्या लगता है और अब क्या कदम उठाने की आप जरूरत समझते हैं? भारत हर स्थिति का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम हुआ, हमारे सैनिक हुए, हमारे नेवी के अफसर्स हुए, नेवी हुई पूरी, और जल थल वायु हर तरफ से भारत हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, हर वार का पलटवार कर रहा है। अब ऐसे में क्या आपको लगता है कि और क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि और अपने आप को मजबूत किया जा सके? दिनेश जी। नेहा जी, मजबूत तो हम आज की तारीख के अंदर हर एंगल में हैं। हमारे पास समय जो है वो हमारा अनुकूल है। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप है। भारतीय सेना जो है वो उनके पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, और उसके साथ साथ जो है पूरा देश का एकजुट है।
तो उस हिसाब से तो हम ठीक हैं। और पाकिस्तान को भी पता है मैडम कि हम उसके कोने कोने को टच कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखें तो एक चप्पे के तौर के ऊपर आ जाता है, और उसकी चौड़ाई जो है, मैक्सिमम चौड़ाई जो है मैडम, जिससे है 250 से लेकर 300 किलोमीटर के बीच में चौड़ाई बनती है। उसके पास किसी प्रकार की जो डेप्थ जो है वो नहीं है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, जिसके लिए वो खैर अफगानिस्तान के साथ ट्राई कर रखा था, वहां से भी उसको जो है जूते ही पड़े हैं। तो इस और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो जो है 2/3 एयरफोर्स जो है वो डिफेंसिव रोल में रहती है, और 1/3 एयरफोर्स जो है वो ऑफेंसिव रोल में रहती है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है हर हालत के अंदर जो है हमसे कमजोर है, किसी भी हालत में आप देख लीजिए। लेकिन मैं थोड़े से एक पॉइंट को हट के यहाँ से टच करूंगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी का रवैया। ये जो करोड़ी सर बता रहे थे कि प्रक्रिया वगैरह सब कुछ पहले हो चुकी है। अरे भाई देखो, IMF के अंदर आपके 190 कंट्री हैं, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर 25 मेंबर हैं, और जिसका सबका जो सरपंच है वो है अमेरिका। उसके एक वोट की कीमत है तकरीबन 16%, और बाकी देशों के वोट एक एक देश की नहीं है, क्योंकि कुछ देशों के एक समूह है, और उनका जो है वोट यहाँ पे मायने रखता है। जबकि पूरे विश्व को पता है कि पाकिस्तान किस प्रकार की हरकतों के अंदर इन्वॉल्व है, और IMF जो है बेसिकली आपको कर्जा या मदद करता है विकास करने के लिए। अरे भाई, ये विकास तो कर नहीं रहा है, ये तो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। पूरे विश्व ने देख लिया था कि ओसामा बिन लादेन कहां पर मिला हुआ था, कहां पर मिल रहा है, और इसके बाद जो है ना आपने एक तो उसको 1.2 बिलियन की कर्जा मंजूर कर दिया। उसके साथ साथ जो है आपने 1 बिलियन के आसपास जो है ना क्लाइमेट रिजिलियंस के लिए भी आपने उसको देख लिया है। तो ये तो आप जो है चरित्र देख रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी का। और नेहा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत का एलाई जो है सिर्फ भारत ही है। हमें ये लड़ाई खुद करनी पड़ेगी, और इस समय आज की तारीख के अंदर एस्केलेशन की 4 नंबर की सीढ़ी पायदान के ऊपर हैं। अब सिर्फ 3 पायदान और हैं। अगला पायदान जो होगा वो होगा, क्या कहते हैं, फुल फ्लैश वॉर। और उसके बाद से तो खैर न्यूक्लियर का जो भी कुछ है वो तो अलग से बात हो जाती है। अब बात कर लेते हैं हम न्यूक्लियर के बारे में। देखिए साहब, ये जो है नैरेटिव जो होता है ना, ये वेस्टर्न कंट्रीज ने एक नैरेटिव बना रखा कि पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के ऊपर हैं। अरे कब तक आप ये इस प्रकार की गीदड़ भक्तियों को सुनते रहेंगे कि उसके पास न्यूक्लियर है? आप कब तक अपनी सुरक्षा के साथ जो है समझौता करते रहेंगे? पिछले 30 बरसों से जो है आप टाइम टू टाइम जो है, क्या कहते हैं, आतंकवाद के विक्टिम बन रहे हैं। चाहे कितनी घटनाएं हो, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। तो ये अभी समय अनुकूल है हमारे साथ, नेहा दुबे मैडम। और इसके साथ मैं बता देता हूं, जो इंटरनेशनल के बारे में मैंने बात किया, सभी लोगों ने कहा कि भाई संयम बरतो, डिप्लोमेसी से सॉल्व करो। सिर्फ 2 अलग से रिएक्शन आए थे वर्ल्ड में से। एक तो तुर्की का, उसने भारत को कंडम किया, और उसका जो एर्दोगन है उसने अपने हैंडल पे लिखा कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मेरे ब्रदर और मेरी सिस्टर्स के ऊपर जो है नुकसान हो रहा पाकिस्तान के बारे में। और दूसरा जो रिएक्शन आया था, अलग से रिएक्शन आया था, वो आया था इजराइल से। इजराइल ने जो है हमें सपोर्ट किया, और हमारे एक्शन को जो है उन्होंने पॉजिटिवली सपोर्ट किया। अब मैं इसके साथ ही आपके माध्यम के थ्रू जो है अपने दर्शकों को बताऊंगा कि तुर्की ने अपना शक्ल दिखा दिया है। तो हमारे नागरिक, अगर उनको देशभक्त हैं हमारे नागरिक, और अगर वो अपने दिलो दिमाग के अंदर हमारी जो 26 भारत की बेटियों के साथ जो हुआ है, तो कम से कम जो है वो तुर्की के अंदर जो जाते हैं ना, ये इस्तानबुल के अंदर और यहाँ पे टूरिज्म के लिए, भाई उसको अवॉइड कीजिए। साथ के साथ जो है आपके बॉलीवुड वाले ये जो पिक्चरें बनाने के लिए पहुंच जाते हैं टर्की के अंदर, और हमारे कुछ एक्टर जो हैं उसके एर्दोगन की वाइफ से पर्सनल गेस्ट बन के और उनके साथ जो है फोटो सेशन करवाते हैं। तो इस समय देश की बात है। दूसरी तरफ जो है हमारी जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, झंडे लेके खड़े हो जाते हैं कि आप जो है फलस्तीन के ऊपर जो है जुल्म ढा रहा है इजराइल। अरे इजराइल को आपने अपनी
तुष्टीकरण की वजह से, जहां अपने इंटरेस्ट के लिए जो है 2014 से पहले से उसको एक तरफ से आपने, पूरा ये जो वक्त है ना बहुत ही संवेदनशील है और लगता है पूरे देश को इस वक्त साथ में खड़े रहना चाहिए और जो भी आप एक नागरिक होने के नाते देश की भलाई के लिए कर सकते हैं उतना योगदान कम से कम इस वक्त करना चाहिए। बहरहाल वक्त की कमी है सर, माफ कीजिएगा, यहीं पे रोक रही हूँ आप दोनों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।